telling you the case. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Why are you not going to tell me the case? Because हम ऑलरेडी जो है ना 10 मिनट लेट ज्वाइन इन हुए हैं, तो फिर अगर हम बातें करने बैठ जाएंगे तो असल जिसका इंटरव्यू है वो रह जाएगा ना। हमारी बातें कभी ना खत्म होने वाला है, तवील सिलसिला। हाँ, बस ऐसे ही एक वाकया सा हुआ था, तो मुझे लगा कि मैं जरूर उसका जिक्र करूं, उस वाकये का, क्योंकि हो सकता है इससे किसी को कोई फायदा हो, या कोई मेरी तरह अगर इन कामों में हो तो उसको भी कुछ गाइडेंस मिले, क्योंकि मैंने भी अभी ये फर्स्ट टाइम इस तरह की कोई चीज हुई है कि जिससे मुझे बड़ा एक लेसन मिला है एक चीज का ना। तो शॉर्टली अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। पहले तो हम आते ही हमने आपस में बातें शुरू कर दी हैं। वी सॉरी दैट वी आर लिटिल लेट, एंड वही सारे इंटरनेट के इश्यूज और इसी की वजह से हम थोड़ा सा लेट आए। तो कैसी है सानिया, हाउ आर यू? पूरा हफ्ता नहीं देखा। हाँ है ना, अजीब सा लगता है। अब मैं इंतजार करती हूँ संडे का कि हम, और मैं सोचती भी जाती हूँ कि हमने क्या बातें करनी है और हमारा गेस्ट कौन होगा। और मैं मिस करती हूँ कि वो रोज मेरी रात की एक एंगेजमेंट थी और अब उस वक्त मैं कुछ और कर रही होती हूँ। इट फील्स एलियन। मेरी दिमाग की क्लॉक जो है ना, मेंटल क्लॉक, that starts saying that I should have been online abhi. But अच्छा, you were saying something very थैंक important. गॉड यू। इम्पोर्टेंट ये था कि मेरे ख्याल में मैंने जिक्र तो खैर शायद सानिया आपसे किया भी था कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो औरतों के साथ बहुत कॉमन है। शायद बहुत एरियाज में होगा, लेकिन क्योंकि मैं डील लियारी से करती हूँ, तो जो फैमिलीज मेरे पास आ जाती है उनमें बहुत फर्क आता है। ऑब्वियसली मैं कहूँगी 95% ऑफ द फैमिली में तो तब्दीली आ जाती है, लेकिन देन देयर आर ऑलवेज दोस 5% के जिनमें तब्दीली नहीं आती है, और उनका अब्यूज जो है वो बढ़ जाता है, बल्कि क्योंकि अब माँ में और बच्चों में तब्दीली आ रही होती है बिकॉज ऑफ बीइंग इन आवर स्कूल। तो एक अवेयरनेस आ जाती है, एक अपने राइट्स के लिए बात करनी गलत और सही की पहचान आने लग जाती है, तो वो गलत चीजों पे अब बोलने लग जाती है कि ये गलत है। इसी तरह हमारी एक मदर है स्कूल की ही, उसका जो हस्बैंड है वो सऊदी अरब में ड्रग्स की ट्रैफिकिंग में पकड़ा गया और उसको जेल हो गई वहां पे सऊदी अरब में। जब वो यहाँ आई मदर और 2 बच्चों के साथ, तो उस वक्त उसका हस्बैंड सऊदी अरब में ही था, तो इंटरव्यू में उसका हस्बैंड नहीं था, वरना नॉर्मली हम दोनों कपल का इंटरव्यू करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं, तो वो नहीं था इधर। तो उसने और उस औरत ने जो है मुझे बताई भी नहीं ये बात, उसने नहीं समझा होगा मुनासिब बताना, कौन बताना चाहता है, तो उसने कहा कि बच्चों का दाखिला करा दो। तो और वो बहुत अच्छी खातून है, बहुत अच्छी है, वो पर्दा रखने वाली, जैसे हमारी औरतें होती है ना कि शोहर का पर्दा छुपा लो इस तरह। तो उसकी बच्ची को हमने एडमिशन दे दिया। फिर उसके बाद वो वापस आ गया थ्रू द प्राइम मिनिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम। अब ये बहुत जरूरी बात है जो मैं कह रही हूँ आपको। प्राइम मिनिस्टर प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था जो सऊदी अरब से, उसके थ्रू वो वापस आ गया इधर। और उसको जेल तो खैर बहुत लंबी थी क्योंकि वो ड्रग्स में पकड़ा गया था, और लेकिन यहाँ आके उसने क्या किया वी डोंट नो। यहाँ आके उसने अपने आप को, मतलब ही इज फ्री, वहां से सऊदी अरब से आ गया इधर, नाउ ही इज फ्रीली रोमिंग अराउंड इन लियारी। एंड उसने आते ही अपनी बीवी बच्चों के साथ रहना शुरू कर दिया, और फिर वही डोमेस्टिक अब्यूज वायलेंस शुरू, मारना पीटना बच्चों को भी और बीवी को भी, और बहुत ज्यादा। ठीक है, खुद भी ड्रग्स लेता भी है और फिर अपनी बीवी को ये भी कह रहा था कि अब तो तुम मेरा पैकेट्स लेकर जाओगी। तो जब इसको आ गई थोड़ी समझ, इतना टाइम इसकी बेटी हमारी स्कूल में रही, तो इसको अवेयरनेस आ गई। इसने कहा कि अब मैं अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाऊंगी। इसने आवाज उठा ली कि मैं अब ये काम नहीं करना चाहती, मैं नहीं करूंगी। तो उसने जो है वो बहुत ज्यादा मारा पीटा इसको। उस दौरान जब ये इसको मारता पीटता था, उस दौरान ये मुझे कांटेक्ट करती थी इसी तरह इधर उधर से कि मुझे बचा लें, मुझे बचा लें, मुझे, वरना मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लें। इसकी बच्ची भी मुझे कांटेक्ट करती थी इधर उधर से, कहीं से, फोन नहीं थे इनके पास, किसी भी तरह मुझे कॉल करके बताती थी कि हमें बचा लें, यहाँ से निकाल लें। इसी तरह होते होते अब जब भी कॉल आती थी हमेशा रात के 3 बजे 2 बजे, मैं कहती थी मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं। मैंने 15 पे कंप्लेन की, उसका कंप्लेन भी लिखवा दी मैंने, उसकी कंप्लेन जो है CPLC में भी भिजवा दी। आई रिपोर्टेड कि भाई एक क्रिमिनल है, लूज घूम रहा है, क्यों। तो लेकिन फिर ये सब मैंने कंप्लेन तो लिखवा दी, लेकिन फिर एक दिन जो है वो इस तरह की कॉल मुझे आई कि जिसमें मुझे लगा कि ये अब जान से मार रहा है इसको। बिकॉज बच्ची की कॉल थी कि मेरी अम्मी जो है वो अब उल्टियां कर रही हैं, इतना मारा है।
तो हमने जो है वो उसको, और वो कह रही थी मुझे ले जाएं वरना मैं मर जाऊंगी, मुझे ले जाएं। तो हमने उसको शेल्टर दिया, उसको रेस्क्यू किया उधर से, माँ को और बच्चों को, और हमने उसको स्कूल में शेल्टर दे दिया। और उसके बाद फिर हमने उसने हमें, उसके हस्बैंड ने हमें कांटेक्ट किया और हमने भी उसको कहा हाँ आओ आके बात करो, कि क्या चाहिए, बिकॉज वो अब कह रही है कि मुझे रहना ही नहीं है उसके साथ, मैं जाऊंगी ही नहीं वापस। उसने क्लियरली कह दिया है कि मुझे नहीं रहना, बच्चे भी कह रहे हैं कि हमें नहीं रहना बाप के साथ, बिल्कुल भी। अब उसने जो है, उस बंदे ने, हम उसको ले आए, शेल्टर दे दिया। उस दौरान हमारे आईडीपीज भी शेल्टर कर रहे थे हमारे पास, जो कोलैप्स्ड बिल्डिंग की फैमिलीज थी, वो भी शेल्टर थे हमारे पास। तो ये है कि उसने, उसके हस्बैंड ने जो है वो एक नोटिस भेज दिया है कोर्ट का। नोटिस के मुताबिक उसने ये कहा है कि मेरे बच्चों को एबडक्ट किया है मेरी बीवी ने और किरण फाउंडेशन की फाउंडर ने। तो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक अ क्रिमिनल ऑफेंस जिसको कहते हैं। तो अब ये जो है वो नेचुरली एक, वो जब वो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है तो जरूर उसके पास होंगे ऊपर भी कुछ। इट्स अ वेरी डेंजरस पाथवे ऑफ कोर्स, बट देन द वाइफ इज टोटली, वो कह रही है देखिए मैंने कहा था आपसे कि ये खतरनाक है, एंड शी डजंट वांट टू गो बैक टू हिम। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग मेरी तरह ये काम करते हैं रेस्क्यू करने का, लेकिन जो कि ऑफिशियली रेस्क्यू करना नहीं चाहिए। जैसे मैं तो स्कूल रन करती हूँ, मेरी शायद पैरामीटर्स में नहीं आता, आई एम नॉट सारिम बर्नी और आई एम नॉट दारुल सुकून कि जिनके पास राइट है उनके पास पुलिस होती है, सब होती है। मेरे पास कोई पुलिस वगैरह कोई नहीं होती। तो जो मैंने सीखा इस पूरे वाक़े से वो ये कि जब भी कोई हमें रिपोर्ट करे, कोई हमारा पेरेंट, हमारे स्कूल का पेरेंट, जैसे मेरी तरह और भी लोग चलाते हैं ना स्कूल्स इस तरह अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़, कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और मुझे बचा लें, और आप अगर उसको निकालते भी हैं, देखिए अगर मैं नहीं बचाती तो उस रात उसका मुझे लगता है कत्ल, बिकॉज़ उसने कैंची उठा ली थी उसके ऊपर। दैट वाज़ मोर लाइक, और हमने 15 पे भी कॉल कर दी थी। ये भी नहीं है कि हमने पुलिस को अप्रोच नहीं किया था, वो भी किया। हम एफआईआर कटवाने भी गए तो एफआईआर भी उन्होंने नहीं काटा। सो लाइक मेडिकल लीगल बोला आप कराएं, हमने मेडिकल लीगल वगैरह भी उसका करवाया। मेडिकल लीगल करवाने जाते हैं तो आजकल लॉकडाउन की वजह से डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। मेडिकल लीगल में आपको पता है शुरू के 24 आवर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर जैसे वैसे फिर उसके बाद वो निशान खत्म हो जाते हैं बॉडी के ऊपर। ये सारी चीजें जो हमारे सिस्टम्स में आसानियां नहीं है, जब हम जाते हैं तो हमें कुछ भी आसानी से नहीं होता है, उसमें टाइम लैप्स बहुत है, कि वो एफआईआर भी नहीं कटी उसकी है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन हमने डाल दी है, एप्लीकेशन है पुलिस स्टेशन में। कहने का मकसद ये है, इस बात को यहाँ जिक्र करने का मकसद ये है कि अगर कोई आपको अप्रोच करता है और आप उसको हेल्प भी करना चाहते हैं, तो पहली चीज जो हमें करनी चाहिए, मैंने राबिया से बात की, राबिया बहुत अच्छी मेरी दोस्त हैं, जो राबिया निजामी, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि तुम्हें ये करना चाहिए था फर्स्ट टाइम व्हेन शी केम टू यू, उसी वक्त उसको कोर्ट ले जाके मजिस्ट्रेट के पास उसकी स्टेटमेंट दिलवा देनी चाहिए। फर्स्ट थिंग यू शुड ऑलवेज डू दिस। कोई आप किसी को रेस्क्यू करते हैं, किसी को शेल्टर देना चाहते हैं, अपने पास पनाह देना चाहते हैं, इसलिए कि वो बच जाए, वो माँ और बच्चे बच जाए, और वो माँ और बच्चे आपसे मांग भी रहे हैं शेल्टर, क्योंकि वो आपकी स्कूल के बच्चे हैं, दे आर माई स्कूल किड्स, कि वो आपसे मांग रहे हैं कि हमें बचा लें। तो मैं तो सिर्फ इस नियत से सोचती हूँ कि बच जाए, और बाद में फिर हम उसके हस्बैंड से बैठ के बात कर लेंगे, भाई जो भी है, अगर नहीं रहना चाहते तो डिवोर्स कर लें, मतलब इसमें एक दूसरे को अब्यूज ना करें। हाँ, तो ये मैंने वो चीज शायद स्किप की, इसलिए कि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा करना है, कि मजिस्ट्रेट के पास जाके स्टेटमेंट दिला दें कि मैं अपनी मर्जी से किरण फाउंडेशन में शेल्टर ले रही हूँ। तो ये एक बात बहुत ज़रूरी मैं समझती हूँ कि ये बतानी चाहिए सबको, कि आपको अगर कोई अप्रोच करे तो आप सबसे पहले, और मजिस्ट्रेट्स बैठे हुए होते हैं सिटी कोर्ट में सुबह 10 बजे से 9 बजे से शायद 3 बजे तक, एंड दे आर देयर टू हियर, सिर्फ जाना है और स्टेटमेंट लिखवाना है। तो ये मैंने उस वक्त जो नहीं किया, बिकॉज कि मुझे पता नहीं था कि ये करना है, तो अब हमें ये प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल वो औरत जो है वो सब जानती है, सब कुछ स्टेटमेंट देगी वो, जो उसके साथ हुआ है, और ऑब्वियसली हम भी अपना जो भी हमें जो उन्होंने अप्रोच किया वो हम भी बताएंगे। लेकिन बहरहाल दिस इज लाइक समथिंग अ लर्निंग फॉर मी, एंड क्वाइट वरीसम आल्सो, क्योंकि अब व्हाट इज ही गोइंग टू डू नेक्स्ट वाली बात है। So I'm asking protection for my foundation from that man. I want to ask protection for my children, for myself, for that woman, for her children, and I think I have a right to ask protection because I have a very good standing and a good credibility with Liari,
I've been there for them, and they love me, I love them, they know what work I'm doing. So this one father of my school has put us under, kind of like a kind of threat. I do feel somebody should give us protection. I hope somebody is listening. I thought कि it is time that I should bring it out. मैं इतने दिनों से, महीना 1.5 महीने से इसके बारे में बात नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं समझ रही थी कि ये आपस में ही हस्बैंड वाइफ का मसला है, ये लोग आपस में अपनी जमात को लेकर, अपनी फैमिली को सॉल्व कर लें, बेशक मेरी स्कूल की प्रेमिस यूज कर लें और आपस में फैसला कर लें, जैसे एक फैमिलीज में होता है. But he has gone through the other route, so now we'll have to see what we can do, because he's a criminal. He's a convict. All the documents are there, must be there, because he's been serving jail in Saudi Arabia. Wow. और आजाद घूम रहा है यहाँ पे. जी, आजाद घूम रहा है यहाँ पे. ये भी मेरा क्वेश्चन है कि हम इस तरह से एक्सचेंज प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को जिनको लेकर आते हैं, वो कभी उनकी बैकग्राउंड्स तो पहले देख लें, उनकी फैमिली से तो पूछें उन्होंने क्या क्या देखा है, और उनके घर में ड्रग्स पड़े रहते थे. शी नोज, शी इज एन आई विटनेस. The children are eyewitness. और वो खुद भी एडिक्ट है. वो खुद भी लेता है. हाँ. So ये है कहानी. तो अब हम ले आते हैं साइमा को. साइमा again another mother of किरण फाउंडेशन, but that's just one of her roles. उसका जो इससे बड़ा रोल है साइमा का, वो ये कि साइमा मेरा इस वक्त किरण फाउंडेशन की बहुत बड़ी पिलर है, और हमारे जितने भी वेलफेयर के काम होते हैं, इंक्लूडिंग ये जो मैंने आपको अभी वाकया सुनाया, इन सब चीज़ों को वो लीड करती है. यानी उनका ख्याल रखना, जो शेल्टर हमारे पास होते हैं उनका ख्याल रखना, उनको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से उनका ख्याल रखना उनको, और फिर मुझे बताना, इन्वेस्टिगेट करना, जाके किसी के घर जाना है, किसी के घर की छत टूट गई है, किसी के घर में कोई बीमारी है, तो शी गोज टू देयर होम्स टू लाइक लिटरली गो एंड आस्क क्वेश्चंस, डज सर्वेज, completes her homework, and then she will bring it to me, then she'll sit with me, she'll convince me over कि हमें उनकी कितनी मदद करनी है. एक्सट्रीमली दयानतदार, यानी 120% filled with honesty, कि एक एक पेनी जो हमारे डोनर हमको दे रहे हैं वो सही शख्स को जाने चाहिए. तो इतनी स्क्रीनिंग उसकी सख्त होती है कि कभी कभार कुछ लोगों को उसकी स्क्रीनिंग सख्त लगती है, लेकिन वो क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हाजिर नाजिर जान के हर काम करती है, तो उसमें जो है ना वो एक क्रिस्पनेस है. और है वो हमारी किरण की मदर भी, एंड शी इज़ आवर एम्बेसडर, चाइल्ड्स मदर. उसका बेटा माशाल्लाह हक अकेडमी में गया है थ्रू आवर प्रोग्राम. तो ये सारी, और सबसे बढ़कर, उससे बढ़कर वो खुद ही आपको सुनाएंगे कि शी इज़ अ यंग विडो, शी इज़ लेड हर लाइफ अलोन. 2 साल का बेटा था तब उसके हस्बैंड का इंतकाल हुआ था. लेकिन ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में उसकी स्टोरी बताई है, उसके पीछे बहुत एक लेयर्स हैं जो वो खुद आपको बताएंगे. तो और बहुत मोहब्बत है मुझे साइमा से, और इसीलिए शायद वो मेरे जैसी लगने लगी है. हाँ, बिल्कुल आपकी जैसी लगती हैं. तो मैंने कहा आए, और दोनों का सरनेम खत्री भी है. मैंने कहा ये रिश्तेदार तो नहीं है. जमात खत्री जमात है. तो हम एक ही जमात से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ज़ाहिर जमात में इतने लोग होते हैं हम एक दूसरे को नहीं जानते. इट्स लाइक अ ह्यूज जैसे मेमन जमात होती है. तो ले आए जी साइमा को. आ जाओ, आ गई, अस्सलाम वालेकुम. हंस क्यों रही? हंसने की क्या बात? सुनकर हंस रही थी. बैक स्टेज वाकई ऐसे लग रहा है, अब मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, मुझे वाकई लग रहा है कि जैसे हम दोनों तरफ जो है ना, वो दोनों तरफ सबीना है. दोनों तरफ साइमा है. मैं चश्मे पहनूं तो आप जैसी लगूंगी. बिल्कुल. चलिए, लोग बोलते हैं कि आप दोनों बहनें, अक्सर बहुत सारे लोग जब मिलते हैं ना, तो जब मैं शुरू में हक अकेडमी जाती थी तो वहां पर भी बहुत सारी मदर्स कहती थी, आर यू सिस्टर ऑफ सबीना खत्री? मैं उनके साथ काम करती हूँ, तो यही समझे कि हम बहनें ही हैं, क्योंकि मैं इनको बड़ी बहन ही कहती हूँ, मेरी बड़ी बहन कोई नहीं है.
सो है, मेरी खाला की बेटियां हैं और हम सब अगर मिलकर बैठे तो एक जैसे ही लगेंगे, कोई फर्क नहीं लगेगा। मेरी खाला की बेटियां भी और सबीना आंटी भी और दूसरी जो मेरी कजन्स हैं, तो हम सब जब मिलकर बैठेंगे ना तो ये अलग नहीं लगेंगी बिल्कुल भी, वो लगेंगे एक हाँ ही खानदान के लोग हैं। बिल्कुल लगेंगी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है चले ये सब मदीना, आप आपके मुझे बैक स्टेज मुस्कुराने लगते हैं, इन सबकी ना जी स्माइल आपके हाँ, जितनी मैं भी बहुत गर्ल्स ज्यादा हैं लेसन वो, सबीना आंटी से। है ना। हाँ चलेंगे, चलो I'm जी। I'm listening to your talk from backstage, okay? हाँ हाँ, बिजली आ रही है सायमा जी? नहीं बिजली आ सही रही हो। बिजली घर में हाँ मुझे आ गई है। आ नहीं गई। नहीं आ गई। हाँ आ गई। अब मैंने कहा वरना गर्मी में 1 घंटा बैठना कोई आसान काम थोड़ी है भाई आजकल। नहीं तो आदत हो गई है गर्मी में बैठने की, है हाँ, सच। बार बार आती जाती रहती है ना। कैसे है सब यारी लोग जो यारी में जो है वो कहीं पर 1 घंटा जाती है, कहीं पे 2.5 घंटा जाती है, कहीं पे 3 घंटा जाती है, कुछ पता नहीं चलता है यहाँ पर। अलग अलग इलाकों में अलग अलग टाइमिंग से अलग जा रही है। सब लोग कैसे हैं जो आईडीपीज हैं स्कूल में, अब कुछ बेहतर फील कर रही आईडीपीज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 11 फैमिलीज आई थी हैं? और अब उसमें सिर्फ हमारे पास सिर्फ 2 फैमिलीज रह गई हैं। इंशाल्लाह एक फैमिली का तो आज हो गया है, इंशाल्लाह कल तक वो भी जो है वो अपने घर को पहुंच जाएंगे। आज रात में उनकी चाबी मिल जाएगी, उनके हम्म घर की जो है वो चाबी मिल जाएगी, तो एक फैमिली ये चली जाएगी, फिर एक फैमिली जो है वो रह जाएगी। तो उनका भी इंशाल्लाह विद इन 4 और 5 डेज वो भी इंशाल्लाह अपने घर में जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर आईडीपीज हमारे पास यहाँ पर नहीं होंगे, हमारा ये काम खत्म हो जाएगा। आपको कितना काम करना पड़ा ना इस बीच में, लॉकडाउन भी और फिर आप ये इनको भी लुक आफ्टर कर रही थी और दफ्तर में भी आप काम कर रही थी, दैट वाज अ लॉट ऑफ वर्क। हाँ दैट इज बट अब आदत सी हो गई है कि मतलब अगर बीच में मुझे बोला गया था कि भैया आप छुट्टी करें, तो एक बस एक दिन छुट्टी की मैंने, लेकिन छुट्टी तो क्या थी, वो बस ये था कि फोन पर भी लगे हुए थे, तो अम्मी कहने लगी कि तूने छुट्टी क्यों की है, ऑफिस चली जा। मैंने कहा नहीं अम्मी, वो है ना थोड़ा सा था कि मैं जो वो रुकूंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मुझे पता होती है कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, किसको देनी है, क्या करनी है। तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था, मुझे होना वहाँ लाजमी हो जाता है कि मैं वहाँ पर मौजूद रहूँ। तो हम्म इस वजह से जो है वो, और लेकिन अब आदत हो गई है। अब अगर अगर किरण नहीं जाती ना तो ऐसे लगता है पूरा दिन मेरा खाली गया है, कोई एक खास काम मैंने नहीं किया है। तो सब मुझे यही कहते हैं कि मैं खुद भी कहती हूँ कि मेरे 2 घर हैं, रात में सोने में अपने अम्मी के घर जाती हूँ, बाकी मेरे घर। पहला घर हो गया अम्मी का घर, जो मेरा अपना घर है वो दूसरा घर हो गया है। लेकिन मैनेज करना पड़ता है दोनों को, क्योंकि घर पे भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अम्मी अबू हैं, तो जब घर जाती हूँ तो फिर अम्मी बैठ के अपनी थोड़ी सी कहानी सुना रही होती है पूरे दिन की, तो उनके साथ भी बैठ के बातचीत करनी होती है। मेरा बेटा भी सारा दिन उनके पास होता है, सुबह स्कूल के बाद जो है वो पूरा दिन अम्मी के साथ होता है। तो फिर रात में जो है ना वो उनकी भी सुननी पड़ती है कि भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और अम्मी भी पूरी स्टोरी जब तक सुना नहीं लेती हैं, वो चाहती ही हमने बिस्तर पर कि मैं जाऊंगी अपने बिस्तर पर, लेकिन बट इट्स गुड। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड। लेकिन कुछ लोगों को लगता है बहुत सख्त हैं, अब बहुत सख्ती करती हैं। हाँ मैं जालिम हूँ बहुत। बहुत जालिम हूँ क्यों? मैं। है ना, खुद ही सेल्फ हाँ प्रोक्लेम्ड जालिम है। अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात हो रही थी, तो अक्सर लोग मुझसे मतलब जब उनका फर्स्ट जो मेरी मुलाकात होती है, तो वो शायद ये जज करते हैं कि मैं बहुत सख्त हूँ। हम्म और क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे सही नहीं लगती, कि नहीं मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये भी होता है कि मैं ब्लंट हो जाती हूँ कि नहीं आप जो बात कर रहे हैं वो गलत हो रही है। सो दैट्स व्हाई पीपल सेज कि मैं बहुत सख्त हूँ। लेकिन जब हम्म उनसे मेरी बार बार मुलाकातें होती हैं तो फिर कहते हैं कि
आप चेहरे से लगती सख्त है लेकिन है नहीं। मगर आपका काम ऐसा है ना, अगर आप सख्ती नहीं करें तो फिर लोग एडवांटेज भी तो लेते हैं ना। हाँ, उसमें कोशिश करते हैं लोग एडवांटेज लेने की, लेकिन वही बात है कि दिल जहाँ मुतमईन होता है ना, मैं फिर वहाँ काम उसी तरीके से काम करती हूँ। मैं फिर आगे से किसी की सुनती नहीं कि भाई ये बात गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है, गलत को लेकिन गलत कहें, ठीक, और सही को सही कहें। लेकिन लेकिन क्या है ना, आजकल बहुत मुश्किल है, है बहुत ना, मुश्किल होता है लोगों लोग को बुरा इस मान बात को जाते समझना कि प्लीज बी ऑनेस्ट विद एवरीथिंग। हैं। और एक और भी बात है कि अगर यही रवैया किसी आदमी का हो तो ये क्वालिटी समझी जाएगी, लेकिन अगर किसी खातून का है तो वो कहेंगे यार आप बड़ी सख्त हैं, आप रूड हैं, आप बड़ी एरोगेंट हैं। लगता है आपको बहुत ऐसा? सुना है मैंने अभी भी, मतलब हाँ, जजमेंटल, क्योंकि हम हर हर इंसान को पहले जज करते हैं, पहले उनके साथ वक्त नहीं गुजारते हैं। जब वक्त गुजारते हैं तो पता चलता है कि उसके अंदर क्या खूबियां और क्या खराबियां हैं। लेकिन एक ही मुलाकात में ना हम इंसान को जज कर लेते हैं कि ये जो है ना ऐसा ही है। तो मुझे तो बहुत बोला जाता है, तो अब तो मैं सामने से जाने के सर मैं क्या करूं, मैं ऐसी ही हूँ। अच्छा, जब किरण आई थी तब तो ऐसी नहीं थी। तो बहुत हो गई हूँ। पहले बहुत ज्यादा सख्त थी, बहुत गुस्सा करती थी, अभी तो बहुत कम हो गया है। कम है ये? ओ बहुत अच्छा, शुक्र है कम हो गया। मगर मैं कह रही हूँ कम कि हो गया। मैं कह रही हूँ जब किरण आई थी तब तो ऐसी नहीं थी। नहीं, तब ऐसी नहीं थी, डरपोक थी। डरपोक थी? हाँ, डर खौफ, लगता? लाइक हस्बैंड की डेथ के बाद जो है वो इद्दत का जो मेरा टाइम था मैंने ससुराल में गुजारा। फिर वहां से जब वापस आई तो बहुत सारे लोग ताजियत के लिए आते थे, बहुत सारे मतलब जिनको मैं जानती भी नहीं थी वो भी आते थे। तो एक है ना, मतलब बार बार एक बात होती थी कि बच्चा 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 करके जो है वो बहुत ज्यादा मेरे साथ बात होती थी। तो 1 डेढ़ साल तो मैंने घर पे, मतलब घर पे रह के गुजारा, मैंने सिलाइयाँ की बाहर की। और उस वक्त साद तकरीबन 2.25 साल का था, तब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। तो लेकिन वो बहुत मुश्किल, एक खौफ होता था बस कि हस्बैंड तो छिन गया, कहीं बच्चा ना छिन जाए, एक खौफ होता था। लेकिन जब सबीना आंटी से मिली, उस फर्स्ट मुलाकात थी, मैंने इससे पहले कभी मिली नहीं थी उनसे। और इत्तेफाक से उस वक्त वहाँ पर जो है वो एक ट्यूटर जो है वो छोड़कर जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको 3 दिन के ट्रायल पर रखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है, कैसे आप जो है वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है या नहीं उतरती है। 3 दिन ट्रायल हुआ, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको रख रहे हैं। फिर 3 मंथ्स के बाद जो है वो उन्होंने दोबारा से जो उन्होंने अपना सिलसिला बंद किया था इब्तदाई का, वो दोबारा से स्टार्ट किया। तो मैंने फिर अपने बेटे का डाला कि भाई जो है वो मैं अपने मेरा बच्चा भी जो है वो साथ में यहाँ पर आए। तो इस तरह से फिर मैं मदर बनी। 7 का एडमिशन हुआ मॉन्टेसरी में, फिर मैं इस तरह मदर बनी वहाँ की। फिर मदर के साथ साथ फिर क्लासेस भी हुई। फिर और जो हम एज ए ट्यूटर मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ पे फिर सबीना आंटी की डिफरेंट क्लासेस होती थी। तो उसमें जो है वो सारी ग्रूमिंग की बातें होती थी कि आपको किस तरह रहना है, आपको किस तरह बैठना है, किस तरह लोगों से बात करनी है। मेरी सबसे ज्यादा शिकायतें यही आती थी कि ये हर वक्त गुस्से में बात करती है, हंसती नहीं है, मुस्कुराती नहीं है, गुस्से में बात करती है। तो लेकिन अब बहुत चेंज आ गया है, बहुत ज्यादा। क्यों करती थी गुस्से में बात उस वक्त? पता नहीं, मेरा हमेशा से इसी तरह से, जिस तरह मैं बात करती थी इसी तरह से था हमेशा से ही। लेकिन उसको कभी किसी ने निशानदेही नहीं की कि आप गुस्से में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मुझसे पहले लोग थे उनकी अच्छी खासी ग्रूमिंग हो चुकी थी। तो इस वजह से जो है वो शायद मुझे निशानदेही की कि भाई आप जो है ना वो ये हर वक्त गुस्से में होती है। शायद जो एनवायरनमेंट का, मेरे अपने जो घर का माहौल था,
वो एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा असरात थे, और एक सोच भी थी, वही कह रही हूँ कि एक खौफ होता था। तो उस वजह से भी एक ना हर वक्त जो एक शील्ड बना के रखता है ना इंसान के, भाई कोई नुकसान ना पहुंचा दे किसी भी किस्म का, तो वही शील्ड को रखने के लिए जो है वो एक अपना एटीट्यूड रखती थी कि जो है ना प्लीज आप दूर ही रहें। सो इस वजह से भी एक चीज होती थी। हम्म, हम्म। और ये लोग कितने लोग ये बात समझते ही नहीं है ना कि खवातीन नहीं, अपना रवैया ऐसा क्यों रखती हैं, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हैं अपने आप को, हाँ, इतना थ्रेटेंड फील करती हैं हर वक्त। अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपना एक एटीट्यूड रखें। अगर वो एटीट्यूड नहीं रखते हैं तो भी नुकसान उठाते हैं। लेकिन मैं शादी से पहले भी ऐसी थी, शादी के सख्त बाद भी मिजाज। ऐसी। तो मियाँ मेरे ने जो माहौल था उस वजह से सख्त मिजाजी थी कि अब्बू बहुत, मतलब मेरे अब्बू जो है वो सख्त थे बहुत, गुस्सा बहुत करते थे। तो जो एक शुरू से जो एक चीज देखता आता है बच्चा, तो सीखता भी वही है ना। तो इसीलिए शायद हो सकता है इसी वजह से सख्ती थी बहुत ज्यादा, कि पाबंदियां नहीं थी मेरे ऊपर किसी भी किस्म की। मेरे अब्बू माशाल्लाह, मेरी अम्मी जो है वो हमेशा साथ देती थी। मैंने स्कूल के ज़माने में मैं एथलीट थी, मैं फुटबॉल, वो क्या कहते हैं, थ्रो बॉल की कैप्टन थी। लेकिन मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं कि ये नहीं करना है तुमको। लेकिन मेरे बाद जो मेरी बहनें आई ना, उनका बड़ा नुकसान हुआ कि ये जो है ना सारा दिन जो है वो कभी किसी ना फंक्शन में जाती है, कभी किधर जाती है, कभी सिंगिंग के लिए जा रही है, कभी उधर जा रही है। तो बाकी दूसरों को फिर उन्होंने कभी करने नहीं दिया। मैं लेकिन उस चीज ने भी बहुत ज्यादा मतलब साथ दिया, मतलब मेरे लिए जो है ना वो एक तरह से ग्रूमिंग थी मेरी, वो भी मैं लोगों से मिलती थी। अब समझ आता है कि वो उस वक्त जो है ना वो क्यों ये सब चीजें चलती आ रही थी, जो अब, ताकि वो इसलिए था कि वो तो क्लासेस थी। अब जो है ना वो प्रैक्टिकल चल रहा है कि वो क्लासेस होने के बाद प्रैक्टिकल जो दे रहे हैं कि भाई अब आप लोगों को पहचाने, किस तरह से लोग आपसे बात करते हैं, किस तरह से आपसे मदद मांगते हैं। तो जब आप अब जो ऐसी है ना पोजीशन, वो, जी, बोलो, आप बोलो, मैं खत्म बोलना कर। शुरू करती तो मैं कोई बात नहीं नहीं। खत्म होती, जी बोल। मैं कह रही हूँ कि जब एक आदमी जो पहले डरा हुआ होता है और यकीनन किसी तरह किसी न किसी तरह से वो पावरलेस महसूस कर रहा होता है, फिर वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाता है जहां वो खुद लोगों की मदद कर रहा है, जहां वो लोगों का ख्याल रख रहा है, पूरा ऑफिस चलता है आपके बलबूते पे, आप अपना पूरा किरण का वेलफेयर का पूरा निजाम आप देखती चलाती उसे एवेल्युएट करती हैं। जब ये वाली साइमा उस वाली साइमा को देखती है, तो ये वाली साइमा उस साइमा से क्या कहना चाहेगी? इस वाली साइमा में जो चेंजेस आए, उस वाली साइमा ने जो है ना उसको सबक दिया है। और मैं थैंक यू करूंगी उस वाली साइमा को कि जो है वो, अगर मैं उस सिचुएशन में ना जाती तो आज ये नहीं बनती। तो पीछे हमने जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं और फैसले किए हैं उन्हें ओन करना भी जरूरी है। आज को हाँ, अच्छा बनाने के लिए, उसे उसके लिए अच्छा महसूस करने के लिए पीछे के डिसीजंस को ओन करना भी तो जरूरी है ना। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप एक डिसीजन ले लेते हो ना, और लेने के बाद फिर अगर आप पीछे हटते हो ना, तो इन फ्यूचर आपको पता चलता है कि आपने जो एक डिसीजन लिया था वो, पहले जो लिया था वो ठीक था, बाद में जो आपने किया वो गलत हो गया। लेकिन क्योंकि मेरी लाइफ में ये चीजें बहुत आई थी कि गाड़ी चलाना मैंने तकरीबन 6 साल हुए मैंने सीख ली गाड़ी चलाना। उससे पहले तो मेरा, मतलब कोई ऐसा जैसी कोई चीज ही नहीं थी कि मैं कभी गाड़ी भी चलाऊंगी, क्योंकि साथ का जो है हक अकेडमी में एडमिशन हो गया था,
और उस वक्त मैं बहुत सारे वैन वालों के पास गई, बहुत सारे लोगों को पूछा, रक्शे वालों को भी पूछा। तो जो मेरी अर्निंग्स थी उसमें और उनकी जो फीस थी उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो हर कोई ये कहता था कि 10,000 से कम नहीं लेंगे क्योंकि एक ही बच्चा है, हम कर नहीं सकते ये वो। फिर सबीना ने कहा कि जो है वो तुम एक काम करो, तुम गाड़ी चलाना सीख लो। तब फिर एक हिम्मत और आई कि अच्छा अब ये भी करना पड़ेगा। गाड़ी चलाना सीखी। तो उस वक्त जब मैं गाड़ी खरीद रही थी या गाड़ी चलाना सीख रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या मतलब तुम क्या करने जा रही हो, एक मतलब तुम्हारे पास इतनी इनकम नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, और तुम एक हाथी खरीदने जा रही हो, उसको खिलाना पिलाना सब करना तुम कैसे करोगी अकेली। तो उस वक्त मैं बहुत मतलब डटी रही कि नहीं, मुझे करना है, कि मुझे किसी तरह से भी मुझे मेरे बच्चे को वहां तक पहुंचाना है। मैं नहीं पहुंचाऊंगी तो मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा। मैं इतना कुछ जो कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ ना, किसी और के लिए तो कर नहीं रही हूँ। तो उस वक्त मैंने बहुत सारे लोगों से फाइट की थी, मेरे वालिद से भी, मेरे भाइयों से भी, मेरे मामूओं से भी, सबसे मैंने फाइट की थी कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं वो सब यही कहते हैं कि हाँ, अगर उस वक्त तुम रुक जाती तो आज शायद तुम्हारा बच्चा जो है वो रह जाता पीछे। तो यस, हमारे कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिन्हें हमें ओन करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे डिसीजंस लिए। और स्कूल के ज़माने में भी मेरी अम्मी मेरी इस चीज़ में बहुत साथ देती थी हमेशा से, कि अगर मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सीखने जाना है, तो वो कभी ये नहीं बोलती थी कि अब्बू आए, अब्बू से इजाज़त लेते थे, लेकिन वो ये नहीं कहती थी कि अब्बा के साथ जाना, वो ये नहीं कहती थी। वो ये कहती थी कि खुद जाना, अगर ले रही हो दाखिला तो खुद जाना। और उस वक्त तो बहुत मुश्किल होती थी, अकेली अकेले हम लड़कियों को निकलने नहीं देते थे कि भाई आप किस तरह से कहाँ जाओगे, या बड़े भाई के साथ जाना। कभी भी अम्मी ने ये चीज नहीं की। अम्मी ने कहा नहीं, जो करना है खुद करो। और वो जो एक तरबियत थी ना अम्मी की कि नहीं, खुद करना है, जो करना है खुद करना है, वो आज भी हमारे अंदर है, हम सब भाई बहनों में, कि जो करना है खुद काम आ करना रही है है। ना। काम आ रही है ना। हम यही करते हैं ना कि बच्चों को लाड प्यार के चक्कर में इतना डिपेंडेंट बना देते हैं कि अगर जिंदगी में आगे कोई मुश्किल पड़े तो कुछ उनके अंदर कुछ नहीं कर स्पिरिट ही सकते नहीं हैं आती। वो, कोई कोई मतलब एक कदम भी नहीं उठा सकते कि भाई अच्छा अब मुझे जो है ना वो कहीं बाहर जाना है तो मैं कैसे करूं। तो अम्मी ने हमेशा ये बोला कि खुद करो, जो करना है खुद करो, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ना मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, ना तुम्हारे अब्बा जाएंगे, ना तुम्हारा भाई जाएगा, जो करना है खुद करो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो उस चीज में सक्सेसफुल भी होते थे, करके भी आ जाते थे। वो दूसरे लोग कहते थे कि अल्लाह फलाने ने ये बोला, ढीकने ने बोला, मैंने कभी इन चीजों पे कान ही नहीं धरे कि किसने क्या कमेंट दिए, किसने क्या बोला। भाई अब आप जिस काम के लिए जा रहे हो आप उसी को सोचो, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, वरना नहीं पहुंच पाते। ये ऐसे ही बात करती थी, मियाँ से भी ऐसे ही बात करती थी। भाई आप सीधा सोचो, मियाँ से भी ऐसे ही बात करती थी। नहीं नहीं, मियाँ से तो ऐसे नहीं बात हो सकती। आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नहीं, उनसे भी कहती थी लेकिन बस वक्त ने साथ नहीं दिया। बहुत थोड़े अरसा रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। ये भी खुशकिस्मती की बात होती है ना कि लंबा साथ हो या छोटा हो लेकिन अच्छा हो। ये भी तो एक ख्याल अभी रखने जैसे वाले शुरू इंसान में थे। हाँ, बहुत लंबा साथ हो और अच्छा ना हो, वो भी तो एक मुश्किल बात है ना। लेकिन वो बहुत मतलब डिफरेंट थे, बहुत लोगों से डिफरेंट थे, बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और बहुत ख्याल रखने वाले। कभी मुझे मतलब मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ, कभी नहीं। क्योंकि मेरी शादी जो है वो मैं कराची से बदीन गई थी शादी होकर। और वो बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, बहुत ज्यादा। आई मिस हिम।
ये तो है। लेकिन वो जब देखते होंगे तुमको तो वो क्या सोचते होंगे कि ये क्या हो गया साइमा को, ये क्या कर रही है, ऐसे तो मैंने नहीं सोचा, ऐसा सोचते होंगे। साइमा साइमा गनी बन गई है। तालियां बजाते होंगे कि वेल डन साइमा, हाँ, कहते होंगे, कहते कहते होंगे। होंगे, आई एम श्योर कहते होंगे। सो लविंग पर्सन। अच्छा मुझे बताओ कि ये जब इतने सारे लोग आते हैं, मतलब किरण में तो हर तरह के लोग आ रहे होते हैं, और शुरू में ज़ाहिर है वो तब्दीली वक्त के साथ साथ आती है, लेकिन जब शुरू में आते हैं तो उनमें कुछ अग्रेसिव भी होते हैं, उनको बात भी नहीं समझ में आ रही होती है, और फिर आपका भी मिजाज मतलब माशाल्लाह है, तो मतलब आप तो तक तारीफ पहुंच गई है मेरी। तो उस वक्त अपने आप को आज खुद ही हंसे, मतलब कि सही पहुंची है, मतलब कि सही सुना है मैंने, है ना? तो उस हाँ, वक्त जब उनको अप्रोच कर रही होती हो कि यार अच्छा अब मैं जरा इनसे बात करती हूँ तो पहले दूसरे कमरे में जाके ठंडा नहीं, लंबा सांस लेती हो। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता। जब कोई आता है इस तरह से किसी वेलफेयर के काम के लिए, तो शुरू-शुरू में तो ये था कि हमारे पास किसी किस्म के कोई कागज़ात नहीं होते थे, कोई किस्म का पेपर नहीं बना हुआ था। तो उस वक़्त जो है ना, वो जो भी आता था ना, पहले तो उसकी बैठ के सुनती थी। क्योंकि सबीना आंटी से हमने पहले यही सीखा था कि जो भी आए, आप पहले उनकी सुनें। सुनकर इसके बाद उसको डिसीजन नहीं दें। आप उनसे कहें कि अच्छा मैं 1-2 दिन में आपको जवाब देती हूँ। तो शुरू में यही होता था कि जो भी वेलफेयर का काम होता था या इस तरह की कोई चीज़ होती थी, तो जो भी आके बात करता था, तो बैठ के पहले पूरा सुन के फिर मैं उसकी पूरा लेटर लिखती थी उसके साथ बैठकर कि भई अच्छा ये मसला है इस तरह से। फिर उनको कभी-कभार मशवरे भी देती कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह करना है। तो उनको ठीक भी लगता था। और कभी-कभार 1-2 पेरेंट्स ऐसे ऐसे थे कि उनको जो है ना जितनी मर्तबा भी समझाओ ना, वो वापस घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाते थे कि भई अभी तो मैंने आपको पूरा समझाया कि भई इस तरह नहीं, इस तरह होगा, आपको ये लेटर लिखना ज़रूरी है। अगर आप लेटर नहीं लिखेंगे नहीं आप बस बता दें मैम को, आप बस बात कर दें। अब वो अगला मैम कहती हैं, सबीना आंटी कहती हैं कि जो है वो आप लेटर लेकर आओ मेरे पास, तो मैं पढ़ के मुझे पता चले कि क्या बंदा मांग रहा है। वर्बली तो नहीं चलेगा। पहले वर्बली बहुत ज्यादा होता था कि वर्बली किसी ने आकर कहा, क्योंकि बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी और बहुत छोटी चीजें होती थी उस वक्त। तो उस वक्त तो हो जाता था वर्बली, लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हुई या क्या कहते हैं डीसीटीओ स्टार्ट हो गया, 70 जो है ना वो टोटली टाइम उनका डीसीटीओ पर निकलता था। इसके बाद हमने जो है वो लेटर बनाया कि भाई दरख्वास्त जिसने भी लिखनी है उसी लेटर के ऊपर वो लिख कर देगा, जिसने रिसीव किया है वो साइन करेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो ना वो आकर पहले अपनी पूरी स्टोरी सुनाते थे कि मिस ये मसला है, क्योंकि सबीना आंटी उस वक्त पहले सबीना आंटी सुना करती थी बैठकर। तो जब सबीना आंटी डीसीटीओ की तरफ मूव हो गई तो उस वक्त कोई नहीं होता था, मैं ही होती थी वहाँ पे बैठी हुई। तो क्योंकि सर सोहराब भी होते थे, सर सोहराब भी जो है वो वहाँ पे डीसीटीओ के कामों में जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो वहाँ मूव हो गए थे। और उसी उसी दौरान जो है वो वेलफेयर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर ये है कि पहले बैठ के सुनते थे कि भाई बात क्या है, मसला क्या है। जिस मसले का ऐसा होता था कि कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती थी तो उसी वक्त ही हम जो है वो कर देते थे कि सर सोहराब ने फैसला कर दिया, सुना दिया, भाई ये कर दो उसी वक्त ही, तो वो कर देते थे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि बहुत बड़े फैसले होते थे तो वो हम नहीं कर सकते थे, और जो आने वाला बंदा वो कहता है बस मैं अभी बोल रहा हूँ, मुझे अभी अभी करके दो। तो उस वक्त समझाना बहुत मुश्किल हो जाता था। उस वक्त भी थोड़ा सा मैं लाउड हो जाती थी कि भाई आपको मैंने अभी बोला है तो थोड़े दिन लगेंगे। जब ये चीज़ होने लगी तो फिर उसके बाद फिर लेटर बना के भाई उस पर हमने लिख दिया था कि आपकी एप्लीकेशन कम से कम 8 दिन के बाद जो है वो आपका काम होगा। तो उसमें फिर अगले वाले बंदे को सुकून हो गया कि अच्छा मेरी मेरी बात तो चली गई है वहां तक। अभी भी बहुत सारी माएँ आती हैं कि भाई आपसे सिर्फ मशवरा मांगना है। तो मैं कभी कभार सोच में पड़ जाती हूँ कि ना
मुझसे मशवरा लेने आए, मैं क्या मशवरा दूंगी? एक तरफ वो कहते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गुस्सा करेंगी, ये ऐसे करेंगी, लेकिन आके मशवरा भी मुझसे मांगना है। तो फिर मैं सोचती नहीं, कोई चीज तो है जो अल्लाह अल्लाह ताला भेज देते हैं कि भाई इस बंदे की मदद हो जाएगी किसी तरह से भी। भले मैं उनको पेरेंट्स को ये कह देती हूँ कि नहीं अभी तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं अगला जो स्टेप मेरा यही होता है कि मैं सवेरी से बात करती हूँ कि भाई वो फलां आया था, उसका क्या करें। फिर हम आपस में बात डिस्कशन करके वो कहते हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह से ये चीज हो जाएगी। लेकिन ये है कि जो मुश्किल में आता है ना उसको, मुझे सब शुरू शुरू में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं नहीं समझ पाती थी कि भाई इस तरह से जो है वो कोई मुश्किल में आया है तो क्या किसको प्रायोरिटी दूं, इस एक एप्लीकेशन को या दूसरी एप्लीकेशन को। तो उसमें कहीं कहीं मुझसे मिस्टेक्स भी हुई हैं बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं जो है वो मैं बहुत डिले हो गया वो काम, तो डांट भी पड़ी। लेकिन सब सीखने और लर्निंग का हिस्सा है। अगर डांट नहीं पड़ेगी तो सीखेंगे कैसे? अम्मी अबू भी तो डांटते ना कि भाई ये उल्टा चम्मच क्यों रखा है, प्लेट सीधी क्यों नहीं रखी, साफ क्यों नहीं किया। तो हमारे किरण का माहौल भी इसी तरह से है कि कोई बड़ा अगर डांटता है तो सामने से बुरा नहीं मानते, कहते नहीं ये मेरे सीखने की जगह है, तो मुझे सीखना है। तो इसी तरह सीख सीख कर ही जो है वो अब तक अभी भी सीखने का ही, जो भी अभी भी जो भी काम करते हैं वो भी यही है कि नहीं इस ये जो मैं काम करने जा रही हूँ, जैसे अभी आईडीपीस का काम आया, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं ये काम करने जा रही हूँ तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ सीखने को है, तभी तो हम उस तरफ मुड़े ना, वरना कहाँ एजुकेशन और कहाँ हम शेल्टरिंग कर रहे हैं, बहुत वास्ट डिफरेंस था उसके अंदर। बहुत बिल्कुल। और आपका काम तो बिल्कुल ही अजीब नौयत लेकिन का है ना। जो लॉकडाउन में हम की तरफ नहीं थे, हाँ, तो नहीं कर पा रहे, मतलब हम बिल्कुल फारिग थे, तो मैं 70 के बीच में ऐसे मैंने मजाक में बोला 70 मैं आजकल फारिग हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। और फिर इसके फौरन बाद ही जो है वो ये जो राशन कैंपेन शुरू हो गई, राशन कैंपेन शुरू हो गई, वो खत्म हुआ, फिर ये आईडीपीस का शुरू हो गया, आईडीपीस खत्म हुआ, तो अब अगला क्या स्टेप आता है वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ आ जाएगा कि भाई अब ये आएगा काम करना है। आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसे चैन से तो नहीं आपको बैठने देगा कोई भी। लेकिन यही एक आपके काम के आपके एक यही बात बहुत मजेदार है ना कि कल जो आदमी आएगा अपना मसला लेके, उसकी नौयत बिल्कुल अलग होगी ना। सबके अलग अलग मसले हैं, उनको अलग अलग तरीके से हैंडल करना है, उनकी नौयत ही अलग है। अब किसी का कुछ मसला है, अगर वेलफेयर का केस है वो, तो उसका कुछ मसला है, उसका कुछ मसला है, तो उससे रिलेटेड कितने प्रॉब्लम्स हैं, फिर आपको कितने और लोगों से बात करनी पड़ती होगी, कितने और लोगों को कांटेक्ट करना पड़ता होगा। तो जब ये एक तरह का नेटवर्क बना हुआ है ना आपका, कि आप जब कोई केस आता है तो फिर आप फौरन अपने कौन से बंदे को क्या असाइन होगा, सबसे पहले तो आप ये करती हैं। तो ये जब आप ये सब कुछ कर रही होती हैं, तो दिमाग तो एक तरफ बिल्कुल इसका तो फालूदा बन जाता होगा, दूसरी तरफ घर है, बेटा है, साद अभी 5 साल का है, उसकी भी तो डिमांड्स हैं, उसके भी कोई कम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगे, स्कूल भी है, उसके अपनी इमोशनल नीड्स भी हैं, उसका अपना सैरो तफरी भी है। बैलेंस कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम, खवातीन का खास तौर पे ये होता है कि वर्किंग मदर्स बैलेंस कैसे करें, बच्चे, घर, जॉब और आपकी इतनी डिमांडिंग जॉब। मेरी आवाज आ रही है सैमा? मेरा ख्याल है साइमा को मेरी आवाज नहीं जा रही। आपका नेटवर्क शायद बंद हो गया था, आवाज नहीं है। आप शायद साथ के मेरा हवाले से कुछ पूछ रही थी। हाँ, मेरा नेटवर्क बंद हो गया था। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि हाँ।
बैलेंस कैसे करते हैं घर, दफ्तर, बच्चे? क्योंकि बहुत सारी वर्किंग मदर्स का ये प्रॉब्लम है ना कि बच्चे को देखें, दफ्तर को देखें, और आपका तो इतना कॉम्प्लिकेटेड काम है कि दिमाग का तो बिल्कुल फालूदा हो जाता होगा। फिर उसके बाद एक 5 साल का बच्चा, मतलब ये भी नहीं कि 15 साल का बच्चा जो अपने प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करेगा, 5 11 साल साल का बच्चा। नहीं नहीं 11 साल का हो गया है। अब वो 11 साल का हो गया है। उस ओ वक्त तो वाओ। छोटा था तो हाँ हाँ, उस लेकिन वक्त तो वो छोटा था, तो मैं जब जॉब पर आती थी तो मैं हाँ साथ ही होता था वो मेरे पूरा दिन। हाँ ये भी एक तरह से जो है वो मैं बहुत थैंकफुल हूँ किरण फाउंडेशन की कि मेरा बच्चा जो है वो 3 साल तक मेरे साथ, 4 साल तक मेरे साथ ही साथ होता था, पूरा दिन मेरे साथ होता था। तो एक तरह से हम माँ बेटे का घर था वो किरण, मतलब है हम माँ बेटे का घर। हाँ और जो है मैंने जिस तरह करती थी कि सुबह स्कूल में 7 को छोड़कर, सुबह को मैं तकरीबन निकलती हूँ 6:45 रेडी करके स्कूल से तैयार वैयार करके, और हम दोनों माँ बेटा जो है ना वो 6:45 स्कूल के लिए निकल जाते हैं। फिर साथ में जो है वो कुछ बच्चे कारपूल भी करती हूँ, तो उनको जो है वो पिक करते करते मैं टाइम तक छोड़ के तकरीबन 7:15 8:15 तक जो है वो मैं ऑफिस पहुंच जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं घर नहीं जाती, मैं सीधा ऑफिस पहुंचती हूँ। तो ये मेरा एक रूटीन बन गया था कि मेरे रोज आना, मुझे जो है ना वो एक रूटीन में चलना ही है कि जो है वो 7 को पिक करना है। बेसिकली जो पिक एंड ड्रॉप करी वो 7 के लिए कर रही थी कि 7 को पिक करना है, ड्रॉप करना है। फिर उसमें शुरू शुरू में तो मेरे पास सेंट माइकल के 2 बच्चे होते थे, उनको उनको ड्रॉप करके फिर मैं और 7 अकेले होते थे गाड़ी के अंदर। तो जो भी मसले मसाइल हमें डिस्कस करने होते थे ना, हम उस टाइम में करते थे कि मुझे मम्मा ये चाहिए, मम्मा ये बात करनी। तो वो हमारा बहुत अच्छा पीक टाइम होता था कि हम दोनों माँ बेटा अकेले होते थे, और उस दौरान जो है ना वो बातचीत हो जाती थी कि भाई ये चीज़ चाहिए। अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया, तो वो ग्रोइंग, उस वक्त जो है वो थोड़ा सा उसको समझा भी देती थी कि बेटा ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ। उसको मैंने डू एंड डोंट्स बहुत दिए हैं कि बेटा ये कर सकती हूँ, मेरी इतनी इनकम है, इस इनकम में मैं ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती। तो आप जो भी चाहते हैं मुझे ये चीज़, फिर उसमें भी मैं उसको चॉइस देती थी कि आपने मुझे 2 चीज़ें बताई हैं, अब आप इसमें से बताओ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या चीज़ चाहिए। तो वो मुझे बताता था कि मम्मा मुझे घूमने जाना है। फिर ये होता था कि कभी कभार मेरे संडेज भी जो है वो मैं स्कूल में गुजारा करती थी। तो जिस जिस संडे हम मैं फारिग होती हूँ ना, तो उस संडे में फिर 7 को जो है वो कहीं ना कहीं घुमाने ले जाती थी। अगर ऐसा नहीं होता था तो मैं रात के वक्त जो है वो यहाँ से स्कूल से फारिग होके हम पहले से प्रोग्राम बनाते थे कि भाई आज आइसक्रीम खाने जाएंगे। तो आइसक्रीम खाने से हम अकेले नहीं जाते थे, अम्मी मेरी भतीजी सब साथ होते हैं। तो पहले से प्रोग्राम तय होता है कि अच्छा अगर मैं 9 बजे भी घर पहुंची हूँ ना, तो हम 9 बजे भी जाएंगे अगर हमारा प्रोग्राम बना हुआ है तो उससे भी मैं हटती नहीं थी। तो वो उसको एक ट्रस्ट आ गया कि अच्छा मेरी मम्मा को जो मैं बोल रहा हूँ और मेरी मम्मा जो मुझसे बात कर रही है वो उसे हटेगी नहीं। तो इस तरह जो है वो मैनेज करती थी कि जो है वो सुबह को छोड़ना, वो उस टाइम में जो है वो बात करना कि बेटा आज कल जो आपने नाना बुक से ये बात की थी ये करनी नहीं चाहिए थी, या मामू ने जो बोला तो आपको सुनना चाहिए था, या हलीमा के साथ, मेरी भतीजी का नाम हलीमा है, तो हलीमा आपी के साथ अगर आपकी कोई खिटपिट हो गई है तो ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब माशाल्लाह काफी समझदार हो गया है। अब वो उसे उस एज से तो निकल गया कि लड़ाई झगड़े वाला, लेकिन मैनेज करना पड़ता है क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे मुझे लगता है कि अब जो है वो उसको मुझसे ज्यादा किसी मेल फिगर की, या अब मेरे जैसे ना अब्बू हैं या भाई हैं, तो अब मैंने उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया कि भाई की तरफ कि बेटा आपको सुनना है मामू की, सुनना है मामू क्या कह रहे हैं आपको, या नाना अब्बू हैं, नाना अब्बू क्या कह रहे हैं आपको उनकी सुननी है। तो थोड़ा सा वो डाइवर्ट किया है मैंने उसको उस तरफ। लेकिन उससे पहले जो है वो इसी तरह मैनेज करती थी कि सुबह को जो है वो स्कूल छोड़ना, फिर स्कूल से लेना,
फिर किरण में क्लासेस होती थी उसकी, तो किरण में क्लासेस पूरी करना, फिर उसको बैठ के होमवर्क्स कराना कि भाई आप अपना होमवर्क किस तरह कर रहे हैं। अब वो काफी हद तक जो है ना वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है कि जो है वो मुझे सारा काम मुझे खुद करना है। तो काफी हद तक जो है ना वो हम दोनों माँ बेटा एक दूसरे को समझ कर चलते हैं कि अच्छा ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन अब क्या बोलता है, मजे की बात है ना। हाँ अब कहता है कि मम्मा आप ना कब आप बीच में, क्योंकि बार बार मुझे कह रहा था कि मम्मा लजानिया मुझे बना कर दें। मैंने कहा बेटा अभी मैं फारिग नहीं हूँ, क्योंकि मेरे संडेज भी यहाँ पे आईडीपीज थे तो मेरे गुजर रहे थे। तो एक संडे जो है ना वो मुझे फारिग मिला तो मैंने उस दिन बनाया। तो कहता है ना उस दिन मुझे गल हक किया, थैंक यू किया उसने कि मम्मा थैंक यू। और लेकिन ये है कि बात माननी पड़ती है, सिर्फ ये नहीं होता कि अपनी मनवानी पड़ती है। जब उनकी मानते हैं तो वो बात हमारी मानते हैं ना, इसीलिए इसीलिए जो है वो बैलेंस होता है, वरना बैलेंस नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, रेसिप्रोकेट करेंगे तो तभी तो किसी भी रिश्ते में, किसी भी तरह की रिलेशनशिप में, चाहे आपके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, भाई बहन हैं, या ये सब लोग जो आपके पास आते हैं वेलफेयर के लिए, जो आपसे अपने मसाइल डिस्कस करते हैं, अगर वो रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे रिस्पेक्ट को, अंडरस्टैंडिंग को, तो कैसे काम चलेगा। और आपके पास तो बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर्स, मतलब कैरेक्टर्स कह रही हूँ मैं, माजरत चाहती हूँ, लेकिन मतलब वो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं कि वो डिफिकल्ट हो जाते हैं ना वो लोग, कि मतलब वो इसीलिए उनको पहले तो वही कह रही हूँ कि जब वो आता है तो बैठ के सुनना पड़ता है कि सुनना भाई पड़ता इस मसले का हल अभी तो नहीं है, लेकिन सुन तो ले, उसको तसल्ली हो जाएगी कि मेरी बात पहुंच गई है। है। हाँ, किस किस तरह के केसेस आते हैं साइमा, किस किस तरह के प्रॉब्लम्स, मतलब वेलफेयर से क्या मुराद समझी जाए, कि इसके इसके जुमरे में क्या क्या चीजें आती हैं। वेलफेयर में जो है वो ज्यादातर जो है वो जो घरेलू मसले मसाइल होते हैं कि भाई घर में किसी बच्चे के घर में बिजली का मसला है, किसी के घर में जो है वो अम, कुछ खाने पीने का भी बहुत, क्योंकि बाज हमारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि काम तो करते हैं लेकिन इतनी अर्निंग्स नहीं होती हैं कि उनको जो है वो उनका जो है घर का जो खर्चा है वो पूरा हो सके। या फिर जो बहुत ज्यादा जो है ना सिंगल मदर्स हैं, तो सिंगल मदर्स की जो नीड्स होती हैं, जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, तो उस पे बात होती है कि भाई इनको ये ज़रूरत है कि किसी भी किस्म की, मतलब बेसिक बेसिक नीड्स से लेकर बड़ी से बड़ी नीड भी होती है। तो वो फिर जो है वो उन कोशिश करते हैं हम लोग के जितनी जल्दी हो सके, जैसे मेडिकल मेडिकल जो है वो हमारा एक था कि मेडिकल सपोर्ट हम करते हैं कि कोई भी ऐसा बीच में या एक्सीडेंट का कोई केस आ गया, या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जो सिंगल मदर है वो कहती है मैं मेडिसिन नहीं ले पा रही हूँ, मेरी इसमें जो है वो इस सिलसिले में मेरी कोई हेल्प कर दें। या फिर किसी डॉक्टर के पास जाना है, किसी किसी लॉयर से लिंक करना है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है ना वो वेलफेयर में आती हैं। फिर इसके अलावा सिर्फ हम हमारे अपने पेरेंट्स का नहीं करते, हमारे नेबर में जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ भी जो है वो वेलफेयर का थोड़ा बहुत काम हमारा चलता है। फिर इसी तरह से स्पॉन्सरशिप है, जो बच्चों की स्पॉन्सरशिप होती है, उसमें भी जो है वो फीस के अलावा भी बहुत सारे लोग जो है वो वेलफेयर मांगते हैं कि भाई हमें इसमें प्रॉब्लम हो रही है, कि हमें असिस्टेंस कोर्स लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या हमें जो है वो कन्वेंस में आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको उसको सबको जो है वो अकोमोडेट करना, और फिर आप वेलफेयर में एक छोटे जी बिजनेसेस भी तो सेटअप करने में मदद करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली जो है वो वही है कि मदर पहले आती है, एप्लीकेशन लिखती है कि भाई मैं जो हूँ वो बिजनेस करना चाह रही हूँ। जब फिर उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। फिर एक एक काम ये भी है कि हम शरिया कंप्लाइंस हैं, तो एज एन ज़कात ऑफिसर भी जो है वो उनका फॉर्म फिल करना होता है कि भाई आया, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन एक अलग होती है कि उनका पूरा फॉर्म फिल करना होता है कि इनके पास क्या क्या उनके असासे हैं क्या नहीं है। तो वो पूरा उनके साथ बैठकर और बहुत एतमाद के साथ उनसे ये बात की जाती है कि हम आपकी कोई भी बात किसी को लीक नहीं करेंगे, कि ये बात किसी दूसरे पेरेंट को पता चले, या ये बात जो है वो किसी
तीसरे इंसान को पता चले, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पे। जो चीज और घर वगैरह भी जब रिपेयर कर रहे होते हैं या हाँ, किसी की मदद कर रहे होते हैं, बिल्कुल किसी डिस्क्रिशन का से थोड़ा कि सा बहुत खामोशी से होता है, किसी को पता नहीं चलता कि ये चीज जो है वो की हम जा कर रहे हैं रही है, या मदद मिल रही किसने है किया हमको। या किसकी की है, तो वो हमारे पास से तो नहीं पता चलता। बाद में वो खुद भले बोलता है किसी को, लेकिन हमारे पास से कोई बात बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ जो है वो काम हो रहा होता है कि हम खामोशी से वो काम वेलफेयर में जो भी चीजें होती है, इसीलिए तो फिर लोग आते हैं ना आपके पास बार बार कि मैं इसके पास जा रहा हूँ, तो मेरी ये बात जो है ना किसी तीसरे बंदे को नहीं पता चलेगी, तो उनको ये ट्रस्ट होता है, तभी तो वो हमारी तरफ आते हैं ना, वरना क्यों आएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। साइमा, आगे क्या सोचा है अभी अपने अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए आगे क्या सोचा है? मतलब मैं लोगों का ख्याल रखने के बारे में नहीं पूछ रही, वो मुझे पता है। कौन कैसी चाय पीता है, कौन कब खाएगा, किसको पानी चाहिए, किसके कुर्सी में कील है, किसकी डेस्क साफ होनी है, मुझे सब पता है कि वो आप कर लेती हैं। मुझे नहीं पता आप कैसे करती हैं उस सारी बिल्डिंग में हर एक का ख्याल, मुझे नहीं पता आप कैसे करती हैं। इट्स अमेजिंग। आप एक दिन गुजारे, पता चल जाएगा। एक दिन गुजारे मेरे साथ काम करें, आप कहें आप एक दिन आए और यहाँ आके काम करें, फिर आपको पता काम चलेगा। नहीं, ऐसे ही आप गुजारे, हमको पता चलेगा कि हम कैसे कैसे रहते हैं। नहीं, हाँ, एक अकेले इंसान का नहीं होता है ये सारा कमाल जो है ना, वो टीम का कमाल होता है कि हम सब मिलकर जो भी करते हैं वो सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन उनको ये ट्रस्ट होता है कि इनको बोलेंगे ना तो ये जो है ना अलादीन के चिराग की तरह कुछ ना कुछ निकाल कर दे देंगी। वही तो कह रही हूँ कि सबको पता ये होता है कि ये मसला सॉल्व कर देंगी। कभी कभार नहीं, इस चीज पे मुझे डर भी लगता है कभी कभार कि अगर किसी का नहीं किया ना तो वो फिर नाराज हो जाएगा, तो मेरी कोशिश यही होती है कि नहीं, नाराज नहीं होने दूंगी, जो है वो कर दूंगी। तो फिर कभी कभार जो है ना डांट भी पड़ती है, लेकिन शायद ये मेरी किस चीज पे आदत में डांट पड़ती है शर्मा? मैं जानना चाहती हूँ कि आपको किस चीज पे पड़ती होगी वैसे डांट। ये मुझे एक डांट बहुत, इसलिए पड़ती कि काम दूसरे का था, तुमने क्यों किया। ये मैं सुनना चाह रही थी कि सिर्फ अपना नहीं किया, दूसरे का भी कर डाला। हाँ, क्यों? उसमें डांट एक्स्ट्रा पड़ती। क्या है ये? एक आपको परेशानी क्यों होती है अगर वो काम ना हो रहा हो और वो नहीं कर रहा या नहीं कर पा रहा, आपको क्यों परेशानी होती है कि मैं कर दूं जाके पहले? परेशानी तो नहीं होती, बस मुझे होता है कि इसको डांट नहीं पड़े, कि जो है ना बस जो काम है ना वो टाइम पर, जिस भले मैं उसने नहीं किया है, लेकिन वो उस बंदे की भी पूरी एफर्ट होती है कि मैं कर दूं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो नहीं कर पाता है, तो वो फिर मेरी तरफ आंख होती है कि प्लीज आप दे। ये बचा ले, हमें बचा लो। ऐसा कम होता है लेकिन होता है, लेकिन इसी वजह से तो फिर हम मिलकर जो एक, अगर कभी मैं कहीं फंस जाती तो मैं खुद भी बोलती हूँ उन लोगों को कि भाई मैं फंस गई हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो। तो टीम वर्क है, टीम वर्क की वजह से ये सब चीजें सक्सेसफुल होती हैं, अदरवाइज अगर हम इंडिविजुअली अगर देखें तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है। इट्स एवरीबडी हैज टू वर्क फॉर ईच अदर, विथ ईच अदर, तभी कहीं जाके काम होता है। लेकिन फिर भी मेरा आपसे एक बड़ा अहम सवाल ये है कि आपको कौन डांटता है? डांटता कौन है? हाँ, बस हमारे आप सीनियर मैनेजर हैं। एक वो डांटते हैं। उनकी डांट बहुत पड़ती है। अच्छा, हाँ सहमत, तो ये तो बताया नहीं कि अपने लिए क्या सोचा है, आगे क्या प्लान है? अपने लिए, अपने लिए देखो, गाड़ी अभी तक चलाना तो ये, तुमने सीख ली, हाँ, गाड़ी चलाना तुमने सीख ली, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाना आपने सीख ली। अब नेक्स्ट क्या सीखना चाहती हो? स्विमिंग, घुड़सवारी, तीरंदाजी, क्या? क्या, अभी तो कुछ नहीं सीखना चाहती हूँ, अभी तो बस फिलहाल कुछ नहीं सोचा मैंने।
एक सोच, लेकिन कब उसके ऊपर अमल करती हूँ ये नहीं पता, लेकिन अभी नहीं ऐलान करना चाहती। अभी ऐलान नहीं करना चाहती, हाँ फिर सही है, फिर मगर कुछ तो सोच रही है ना, ऐसा तो नहीं कि अब आगे के बारे में आप कुछ सोच नहीं रही कि नहीं बस मैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा, लेकिन अभी ऐलान नहीं करना चाहती। हाँ बस सही है, वो सही है, कोई मसला सही नहीं, है ना? छुपा लो, हम हाँ, कर लेंगे मालूम जब वक्त आएगा। नहीं लेकिन सही है। सबसे अच्छी बात यह है, वैसे मजाक कर रही हूँ, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने बारे में सोचती हैं, आगे की प्लानिंग करती हैं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और सबसे मुझे लगता है कि खतरनाक काम जो माएँ करती हैं ना, वो यही करती हैं कि वो अपने बारे में सोचना छोड़ देती हैं। वो भी तो अपने नहीं बच्चे की ऐसा जिंदगी का उसी तरह हिस्सा है ना, तो अगर वो अपने बारे में नहीं सोचेंगी तो वो ग्रो, खैर आपका तो मुझे मसला नहीं है कि आप ग्रो नहीं करेंगी, आप तो इंशाल्लाह ना सिर्फ खुद करेंगी, दूसरों को भी ग्रो करने में हेल्प करेंगी, लेकिन अपने बारे में जरूर सोचते रहना चाहिए कि आगे अब मैंने भी पर्सनली क्या करना है। नहीं, हम आपस में जो एक चीज होती है कि ये तो हम सोचते हैं कि आगे और मजीद मुझे क्या करना है, और सबीना आंटी को ये प्लान पूरी तरह पता है कि आगे और मजीद मुझे क्या करना। हंस रही सो है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हाँ हंसो हंसो। इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि मैं अपने बारे में नहीं सोचती, मैं बिल्कुल सोचती हूँ अपने बारे में भी। और मेरे पेरेंट्स को भी उस चीज़ के बारे में पता है। और बस वो एक ही चीज़ पे अटके हुए हैं कि बेटा हमारी ज़िंदगी पता नहीं कब तक है, तुम शादी कर लो। तो एक ही बात आती है कि करूँगी, लेकिन अभी वक्त नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जब आपको ठीक लगे, वक्त वही ठीक है जब वो आपको ठीक लगे। और बिल्कुल, जब भी वो वक्त होगा तो यार हमें बुलाना, हम भी दावत खाएंगे। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। आपकी तो अभी की फैन थोड़ी हूँ मैं, तो आप जब मेरे मुझसे ना यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आई थी ना, तो मेरी मुलाकात नहीं हुई थी आपसे। तो मैंने कहा हाँ था सानिया सईद आई हैं और तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं, और आप डीसीडीओ से ही चली गई थी वहाँ पे उधर नहीं गई। तो हाँ। बड़ा नाराज हुई थी मैं सबसे। फिर सेकंड टाइम मेरी मुलाकात हुई आपसे, तो मुझे तो क्रेज था आपसे मिलने का हमेशा से। बस मुझे भी बहुत बहुत क्रेज है आप लोगों से मिलने का, और बार बार मिलने का और मिलते रहने का। वरना देखो इंशाल्लाह। संडे को कोई मुझसे काम करा ले, संडे को तो मैं कुछ भी नहीं करती। लेकिन नहीं हर संडे संडे को को मौजूद। हाँ, किरण फाउंडेशन वाले करा देते। यही तो मैं कह रही हूँ, आप और मैं दोनों संडे को ऑफ नहीं मिल रहा किरण फाउंडेशन से हमें। नहीं मुझे बहुत। ऑफ मिलता है, लेकिन हम्म, ये है कि कुछ जिम्मेदारियां इंसान को फील होती हैं कि नहीं, मैंने एक जिम्मेदारी ली है तो उसको मुझे कंप्लीट करना है। दैट्स व्हाई कि हम फिर सब यहाँ पे मौजूद होते हैं। मैं अकेली नहीं होती हूँ, और भी दूसरे लोग होते हैं मौजूद यहाँ पर, कि एक एहसास जिम्मेदारी होता है। बिल्कुल, और और ये फिर कि हमारे पास जो मेरा, लोग आए होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो मेरा कंट्रीब्यूशन है थोड़ा ज्यादा, आप लोगों का तो खैर आप तो मतलब रूहे रवां है उसकी, लेकिन बाकी सब लोग भी, जो आपकी पूरी टीम है, चाहे वो छोटा सा काम कर रही हो, चाहे वो बहुत जिम्मेदारी का भी काम कर रही हो, लेकिन अगर वो अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे और अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से नहीं करेंगे, तो ये थोड़ी स्ट्रक्चर बनता है जैसे बन गया है आप लोगों का। ऐसे थोड़ी बिल्कुल। लोग आते हैं आपके पास अपने मसाइल लेके कि भाई ना हुकूमत कर रही है, ना पुलिस सुन रही है, यार कुछ कर दो भाई, है ना, ऐसे ऐसे ही तो नहीं आते। आपने एक इमेज बनाया है, आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है, तभी आते हैं ना, हम्म, तभी सुनते हैं। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं कि आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है लियारी में, जो आप काम कर रहे हैं, और आप जैसे लोग दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, जिस तरह आपने आईडीपीस का ख्याल रखा है, इट्स इट्स अमेजिंग। और आप लोग हर बार, ये मुझे बताएं कि आप लोग ये हर बार लाइन क्रॉस करके कूद के दूसरे के उसमें क्यों घुस जाते हैं, जो आपका काम नहीं भी होता, वो आप वहां क्यों घुस जाते हैं, आपको क्या क्योंकि लग रहा हमारी होता है उस केयर वक्त? मौजूद होती है साथ में। वो कहती है कूद जाओ सिपाहियों। तो आप नहीं कहते वो हैं कूद कहती जाओ। नहीं, कूदी भी होती है तो पीछे हम सिपाही भी कूद जाते हैं।
क्योंकि आपको लगता है कि उस वक्त वहाँ आप वहाँ मौजूद हैं और आप कुछ कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम किसी की तकलीफ को दूर कर सकते हैं तो क्यों ना हम करें, क्योंकि पहले तो ये होता था कि हम ऐसे ही सड़क से भी गुजर रहे होते थे तो कोई चीज़ हो भी रही होती तो हम उसको नोट नहीं करते थे, लेकिन अब जब बहुत सारी ग्रूमिंग के बाद अब जब कहीं से गुजर रहे होते हैं ना, अगर कोई चीज़ गलत हो रही होती है तो हम रुक जाते हैं। मैं तो बाकायदा रुक के मैं उसको कह रही होती कि बेटा ये गलत कर रहे हो, क्यों बिल्ली को मार रहे हो। और साथ जो मेरा बेटा होता है तो वो तो खड़ा होके वो कहते मम्मा ये देखे तो ये इसको मार रहा है। मैंने कहा बेटा उसको मना कर दो कि मारे नहीं, बिल्ली को क्यों मार रहा है। कभी हम सीढ़ी से उतरते हुए जो है वो कोई बच्चा बिल्ली को कुछ कर दिया या किसी कुत्ते को मार दिया या किसी इंसान को ही तंग कर रहे होते, जैसे अक्सर ऐसे ऐसे लोग जो सड़क से गुजर रहे होते हैं तो वो पीछे से बच्चे जो है वो कुछ कमेंट दे दिया या उनके ऊपर पत्थर फेंक दिया, तो खड़े होके हम मना कर रहे होते कि बेटा नहीं करो तंग, ये भी तो तुम्हारे हमारी तरह इंसान है, क्यों तंग कर रहे हो। कैसे फैल जाता है ना ये पूरे, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्कूल, एक बच्चे तक महदूद नहीं रहता कैसे ये। और अगर ऐसे ही सब लोग करने लगे तो यही नेटवर्क बन जाएगा ना, कितनी सारी और मुझे साइमा होंगी, कितने सारे और मुझे ये साद बात होंगे। हाँ मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हमारे मतलब ओवरऑल जितने भी लोग हैं ना उनके अंदर गुस्सा क्यों है। मतलब आप किसी दुकानदार के पास चले जाओ तो वो भी गुस्से से आपसे बात करता है, रक्षा में बैठो तो भी वो भी आपसे गुस्से से बात करता है, या आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं तो वो मतलब एक बल जो यहाँ पे बल है ना वो हर वक्त मौजूद ही रहता है। यहाँ तकरीबन आप देखें लोगों के चेहरे पे इसी तरह होता है, लेकिन ऐसा क्यों है। क्या हम मुझे ये बात समझते कि क्या हम रोजाना उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो क्या क्यों है ये चीज बहुत ट्रिगर करती है कि क्यों है ऐसा कि हम हर वक्त जो है ना वो एक अजीब सी सिचुएशन में होते हैं कि आज पानी नहीं आया तो एक बंदा गुस्सा कर रहा है, आज लाइट चली गई तो गुस्सा कर रहे हैं। हम इसका हल क्यों नहीं निकालते। फौरन झगड़ों पर तुल जाते हैं कि फौरन से झगड़ा होना शुरू हो जाता है कि आज जो है वो पहली मंजिल वालों ने पानी लिया तो पांचवी मंजिल वालों को पानी नहीं मिला तो वो नीचे आकर लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हमारे अंदर शायद सब्र नहीं है। ये शायद हम थक गए हैं रोज रोज की पहले नहीं लड़ाई। बॉदर करती थी, हाँ अब ये चीजें बॉदर करने लगी है कि हमारी जो पुराने जो पहले लोगों की जो तरबियतें थी वो तरबियतें अभी नहीं है। बहुत मतलब बहुत कम लोगों से ऐसे मिलता है कि वो तरबियतें जो पहले नाना मतलब मैं अपने अम्मी के जो चचा हैं उनके पास ज्यादातर मैं उनके पास होती थी, तो वो नाना इतने सॉफ्ट अंदाज में बात करते थे और वो उस तरह के जो पहले लोग हैं ऐसे लोग अब क्यों नहीं है। तो शायद हम खुद भी नहीं है ऐसे, हमारे अपने अंदर भी सब्र नहीं है कि लोग कहते बस अभी मैंने ये बात की है और अभी करके दो, 2 दिन के अंदर करके दो। अगला बंदा वो किस तरह से कर रहा है, किस तरह वो एफर्ट्स लगा रहा है आपको नहीं पता। आपको तो वो जो एक प्याला जो जैसे मट्टी का प्याला जो मट्टी से तैयार करते हैं, आपको तो वो प्याला जो है वो बना हुआ मिल गया कि भाई ये प्याला आपने ले लिया, लेकिन पीछे जो उसने मट्टी गूंदी है, पानी डाला है, इतनी मेहनत की है, वो तो आपको नहीं पता किसने क्या किया है। तो ये बात क्यों लोगों को समझ नहीं आती कि थोड़ा सा हमें इंतजार करना बहुत जरूरी है। अगर इंतजार नहीं करेंगे तो जो अच्छी चीज मिलने वाली है ना वो अच्छी चीज नहीं मिलेगी, वो बुरी चीज मिलेगी हमें। ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है सबको। जो आप बार बार कह रहे हो ना कि वेस्टर्न में सबसे ज्यादा जो मुश्किल चीज है वो क्या होती है, ये बात समझाना बहुत मुश्किल हो जाती है कि भाई आपका जो ये काम है ना इस वजह से रुका हुआ है। रीजनिंग जब हम रीजनिंग नहीं करते हैं या नहीं बताते हैं ना तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है कि भाई आप मेरा काम क्यों नहीं किया, मेरा ये काम क्यों रुका हुआ है। भाई कोई वजह है तभी तो रुका हुआ है ना। अगला मुझे जब वजह मुझे पूरी तरह से रिपोर्ट में बनाकर मैंने दे दी, मुझे आंसर हो जाएगा,
अब कभी कभार ऐसा होता है कि भाई कोई अगर जैसे सीलिंग का हमारा काम है, वो नहीं आ रहा, जो मैसन है वो नहीं आ रहा है। अब मैसन कहीं और लगा हुआ है, मैसन जो हमारा है वो नहीं आ रहा है, तो अगला बंदा फ्रस्ट्रेटेड होता है कि मैंने तो इतने दिनों से बोला था मेरा ये काम हो रहा है, मेरी छत गिर जाएगी, ये हो जाएगा। भाई अगला बंदा, जो सही बंदा जो काम करने वाला है वो आएगा तो ही हम आपके पास भेजेंगे ना, वरना कैसे भेजेंगे? तो किसी ऐसे ही एरिया को भेज देते हैं, वो आपका काम करके चला जाएगा, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर वापस खराबी पैदा हो जाएगी, फिर आप बोलोगे आपने कैसा काम कराया। वहाँ समझाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। उसके लिए बहुत तहम्मुल चाहिए। हाँ, बहुत तहम्मुल के साथ बैठ के उनको समझाना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किरण के पेरेंट्स जो है वो काफी समझदार है। ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। लेकिन आउटसाइडर ऐसा कोई आता है ना, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ, लेकिन थैंक यू सो मच साइमा, आप जिस तरह का काम कर रही हैं और जितने सब्र से करती हैं और जितनी डेडिकेशन से करती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आप सख्त हैं, लेकिन आप ठीक सख्त हैं। उस काम में थोड़ी सी सख्ती की बाज़ जरूरत तो पड़ती है, अब क्या करें। इतने सारे ऑड्स के साथ डील करने में मैं तो इसी बात पे हैरान हूँ कि आप पिटाई उटाई नहीं करती किसी की, कि नहीं कि आज पीट डालूंगी मैं इसको, इतना इतना सब कुछ। तो मैं इधर रहूंगी नहीं। पिटाई तो मना है किरण में, किसी की भी नहीं हो सकती, ना बच्चे की ना बड़े की। तो लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि ये भी एक बहुत ही जबरदस्त बात है कि इतने पेशेंस के साथ आप इतने लोगों को डील करती हैं। वो लड़की जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसको डर लगता था, आज दूसरों को उससे डर लगता है, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच साइमा। हाँ, थैंक यू सो मच। डर लगता है, या कभी कभी मैं खुद भी सोचती हूँ कि क्यों, मतलब कोई आता है तो बात करने से क्यों डरता है? मेरे मेरे एटीट्यूड की वजह से डर लगता है, या मैं उसको जो जवाब देने वाली हूँ उसको वो पता है कि मैं क्या जवाब देने वाली हूँ, उससे डर लगता है। मैं उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती हूँ कि मेरी बोलने के अंदाज में उसको डर लगता है, या वो जो आंसर जो वो उसके अंदर गिल्ट है कि भाई मैं ये कहने तो जा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ये मुझे क्या आंसर आएगा सामने से, कि मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो, क्योंकि बार दफा ऐसा होता है कि सामने वाला जो बात कर रहा होता है उसमें ट्विस्ट होता है, तो वो ट्विस्ट निकालना हमारा काम होता है कि ट्विस्ट को कैसे निकालें उसके अंदर से। तो जब वो ट्विस्ट निकालते हैं तो फिर वो डर लगना शुरू हो जाता है कि अच्छा अब वो ट्विस्ट जो है ना वो सामने आ गया है। जासूसी भी करनी पड़ती है ना आपको कभी कभी? बहुत करनी पड़ती, अब नहीं करनी पड़ती। हाँ, बट आई थिंक इसमें एक फैक्टर ये भी है कि बहुत अथॉरिटी से खवातीन के बात करने की भी आदत नहीं है हमको। तो वो खवातीन जो जरा अथॉरिटी से बात करती हैं, हम यूजुअली उनसे इंटिमिडेट हो जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं, और हम उसे डर का नाम देते हैं। हालांकि अगर आपकी जगह कोई आदमी हो तो हम ये नहीं कहेंगे हमें इससे डर लगता है, विल बी ओके विद इट। लेकिन जब कोई खवातीन होती हो तो मैं मजाक में बार बार कह रही हूँ आपसे डर डर, क्योंकि वो ऐसे ही मुझ तक पहुंचाया गया था। लेकिन सच बात ये है कि जब भी खवातीन को हम अथॉरिटी की पोजीशन में देखते हैं तो हमको कोई एक्सक्यूज हम जरूर देना चाहते हैं उसके लिए, कि भाई आदमी से हमें डर नहीं लगेगा, लेकिन औरत को हम जरूर कहेंगे कि भाई ये इनसे हमें बड़ा डर लगता है। कोई एक लेबल जरूर हम उस पर चिपकाने की कोशिश करेंगे, जिसपे आपको कान धरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आप जो कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं। इसी तरह डटी रहिए, आप अपना काम करती रहिए, और इंशाल्लाह आपसे जल्द, जैसे ही ये खत्म होगा, मुझे किरण आने की इजाजत मिलेगी सबीना जी, फिर मैं आके मिलूंगी सबसे। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह साइमा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। साइमा थैंक यू की सो मच। है ना आपने वो मेरी बहुत बुराइयां की एवरीथिंग। हुई हैं इनके साथ। हाँ नहीं, मैंने नहीं, सबीना जी ने नहीं बताया। नहीं, मुझ बड़े जासूस है किरण में, सबीना जी ने थोड़ी बताया, और लोगों से पता चला। और लोगों से मुझे पता चला। जो पोजीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे जैसे
पोजीशन होती है ना, हायरार्की बनती है, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। ये सारी जो मिजाज बनते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बनते हैं। जब इंसान बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करता है हर उस पेनी का जो कि लोग हमें ट्रस्ट करके देते हैं। इनको जितने मेरे मैनेजर्स हैं, साइमा इज ऑल्सो वन ऑफ द मैनेजर, उनके साथ जब भी मेरी मीटिंग होती है, मैनेजर्स के साथ जो एक मेरी मीटिंग होती है, उसमें जो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जाता है वो इसी बात पे जाता है कि आप सब जो हैं वो कस्टोडियंस हैं इस पैसे के। तो बिल्कुल। मैनेजर्स के अंदर ऑनेस्टी, अगर कोई उस ऑनेस्टी को परफरेट करने की कोशिश करे तो आपको स्टैंड लेना होगा। यहाँ ना कोई बायसेस चलेंगे, कोई रिश्तेदारी नहीं चलेगी कि मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है। अब साइमा क्योंकि एक मदर भी है, तो मदर्स के ग्रुप का भी हिस्सा है, वहाँ उसकी दोस्तें भी हैं सब। लेकिन जब वो अपने काम पे बैठती है तो फिर वो नॉन बायस्ड होकर काम करती है। तो वहाँ फिर अगर एप्लीकेशन किसी दोस्त की आ जाए तो देयर इज़ नो प्रेफ़रेंस। तो उसको वो सारा देखना पड़ता है कि कहीं इसमें कोई झूठ तो नहीं है, कहीं इसमें कोई एग्ज़ैजरेशन तो नहीं है, कहीं कोई ज़कात कंप्लायंसी तो नहीं ब्रेक हो रही। क्योंकि फिर वो हर पेनी का हिसाब जो है ना, वो ज़ाहिर है हम सब अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के काम करते हैं वहाँ। और ये सब जो मेरे मैनेजर्स हैं, तकरीबन 16-17 मैनेजर्स हैं, मुख्तलिफ डोमेन्स के हेड्स हैं सब। उन सबको ये बार-बार रिमाइंडर दिया जाता है कि आप अमीन हैं आप, इन सब फैसलों पे आप अमीन हैं। जब ये मुझे रिपोर्ट देते हैं तो फिर मैं आगे जाके इन सब से ऊपर सबसे बड़ी कस्टोडियन फिर मैं बन जाती हूँ। फिर मुझे इस एक-एक पेनी का हिसाब हर डोनर को देना पड़ता है, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। तो फिर मुझे बनना पड़ता है उसी तरह थोड़ा-सा फ़र्म मेरे मैनेजर्स के साथ, जो ये फिर फ़र्म फ़र्म बनते हैं उनके साथ, जिनके साथ इनको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। लेकिन दिस दिस फ़र्मनेस इज़ नॉट रूडनेस एट ऑल, दिस इज़ जस्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चन्स। सही सवाल पूछना या और एब्सोल्युटली तरबियत एब्सोल्युटली। करना कि आगे से कि आप सही जवाब भी दें। और इन सब सवालात के दौरान कभी-कभार जो अपना मसला लेकर आते हैं, वो कभी-कभार वापस भी चले जाते हैं कि आप अगर इतने सवाल पूछ रहे हैं तो फिर हमें नहीं चाहिए। तो वो फिर उस वक़्त हम से पूछते भी हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो जब तक आप सिंगल हैंडेडली कर रहे होते हैं, लाइक मैं पर्सनल लेवल पे अपनी पॉकेट से कुछ निकाल के किसी की मदद कर दूँ, तो वो तो हम ऐसे ही करते हैं कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। पता भी ना चले। पता ना चले। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइज़ेशंस के थ्रू करते हैं, जहाँ आप ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं, वहाँ हाथ बहुत सारे होते हैं। मैनेजर्स होते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, मुफ्ती साहब होते हैं जो हमारे ज़कात कंप्लायंसी को देखते हैं। ये तकरीबन एक ग्रुप होता है कि 8 से 10 लोगों का, जिनके थ्रू स्क्रीन होती है सारा, जो एप्लीकेशन होती है, ताकि कहीं कोई लूप होल ना रहे। और फिर डोनर को बताया जाता है कि हाँ, जेन्युइन केस है, अब आप इसको सपोर्ट करें। फिर दूसरा प्रोसेस शुरू होता है, जब पैसे आते हैं तो फिर उन पैसों की फंड यूटिलाइजेशन प्लान बनता है कि अब उसको भेजा जाता है डोनर को कि आपके पैसे इस तरह यूटिलाइज हो। फिर उसका मैनेजर अलग है, तो फिर हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट है। तो हर एक जितने भी हेड्स हैं ना, जो मैं नहीं नहीं नहीं, लाइट चली गई सबीना जी की। वाह, आज उनके साथ होना था ये। सही, यही होता है, कोई एक अहम बात हो रही होती है और अचानक से लाइट। हाँ, एक दिन मेरे साथ हुआ था ना ये कि लाइट गई तो मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। अब मैं प्रिपेयर होके बैठती हूँ, 11 बजे जाने वाली थी लाइट, अभी तक गई नहीं। मैं हैरान हूँ, किसी लम्हे भी चली जाएगी। ठीक, लेकिन आ चली जाएंगी, गई। सबीना जी आ रही हैं वापस, आ रही हैं आ रही हैं। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। अरे कहाँ गई? चली हाँ, मेरी मेरी लाइट चली गई थी। मैं समझ गई थी। तो बस ये हाँ है जी। कि जिम्मेदारी जो है ना, जो एलिमेंट है ना यहाँ पर, सारे एटीट्यूड का जो एलिमेंट है ना, वो जिम्मेदारी है। तो जब जिम्मेदारी की जगह से निकल के कोई भी डीलिंग की जाए
तो वो ऑनेस्ट होती है, और हमारे माशरे में थोड़ा सा इस चीज़ को लेने की आदत नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता एजुकेट हो रहे हैं लोग, जो एजुकेटेड हैं लोग, जो समझते हैं इस बात को, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस बात को। ये अप्रिशिएट भी करते है, हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि साइमा बाजी आप अच्छा करती हैं जो आप इतने सवाल पूछती हैं, और क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो एजुकेट भी हो रहे हैं लोग इस तरह, ज़रूरी होता है। मुझे याद है शुरू में हम, क्योंकि कर्ज़े हासिल नहीं करते ना, ये हमारे डोमेन में नहीं है कर्ज़ देना। हम सिर्फ जो है वो एजुकेशन में और थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं जिसमें हम साथ देते हैं। कुछ चीज़ों में हम नहीं करते, जैसे शादी ब्याह की चीज़ें हम नहीं करते, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को फैला देंगे तो हम एजुकेशन से हट जाएंगे। तो हम अपने कुछ लोग जो हमारे पास कर्ज लेने के लिए आते थे किसी बिजनेस के लिए, तो हम उनको कहते थे आप अखुवत के पास जाएं, क्योंकि अखुवत से हमारी ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम कहते थे आप चले जाएं, हमें एक लेटर बना के मैं भेज देती थी अखुवत को कि भाई ये मेरा फिलहाल पेरेंट आएगा इसको कर्ज के लिए, या कोई और आएगा कोई लियारी से। अब वहाँ वो जाते थे, अब वो भी मांगते हैं सारी चीज़ें, आप 4 गवाह तो बहुत लाएं, ज्यादा आप सवालात बहुत होते ज़्यादा होंगे। चीज़ें मांगते हैं। 4 गवाह लेकर आइए जो आपकी गवाही दे, फिर उसके बाद आपके सारे यूटिलिटी बिल्स, आपके घर के कागज़ात, आपके सब। तो क्या होते हैं, लोग वहाँ से हमारे पास वापस आ जाते थे, तो हमें तो नहीं चाहिए कर्ज़ वहाँ से, इतने वो सवाल पूछते मैंने कहा ये तो होगा ना, आसान काम आप भी एक करना है। चीज़ देखो ये तो उनका राइट है ना। अब आप कैसे, आप हाँ, बैंक के पास भी जाते हैं तो वो इतने ही सवाल पूछते हैं आपसे, तब वो तो आपको बुरा नहीं नहीं, लगता। और क्रेडिबिलिटी कोई तो देखिए ना, एक एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन आपकी की चेक होगी क्रेडिबिलिटी ना यहीं भाई। से बनती है ना। अब अखुवत भी बहुत अपने हर पैसे का ख्याल रखता है, क्योंकि वो एक अमानतदारी है ना कि पैसे जो मिले वो सही जगह जाएं। तो उनका एक एक शख्स ट्रेंड है इस चीज़ के लिए, कहीं से कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो, किसी किस्म का कोई लूप होल ना रह जाए। बिल्कुल तो सही। उसमें फिर इसमें वही लोग आते हैं, कर्ज भी वही लोग ले पाते हैं जिनके पीछे कोई कहीं से झूठ ना हो ज़रा भी। तो अवेयरनेस होती है इन चीज़ों से, आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोगों में अवेयरनेस आएगी, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन से, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से अपना काम कराएंगे, और ना कि जो जैसे लोन शार्क्स होते हैं ना, जो देते हैं लोग और फिर हाँ, सूद लेते हैं। सूद तो लेते हैं। वो वन ऑन वन होता है, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन एज सच नहीं होती, तो लोग उसमें फंसते हैं बाद में। थोड़ा बहुत अपने बारे में बता के अपना डॉक्यूमेंटेशन बता लेना एक तरीके से अच्छा है, सेफ हो जाता है इंसान। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और हाँ, अगर आपका कॉज जेन्युइन है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो तो नहीं होनी तैयार चाहिए। बैठे हैं आपको कर्ज देने के लिए, आप साबित करें कि आप जेन्युइन जी हाँ, जी हाँ। है। थैंक यू राइट। सानमा, थैंक यू सानिया, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच गर्ल्स, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारी संडे को लाला रुख साइंस फ्यूज, अगर आप साइंस फ्यूज की लाला रुख को जानते हैं, मैं नहीं जानती, नहीं। बहुत वो भी बड़ा अच्छा काम करती हैं, फाउंडर हैं साइंस फ्यूज की, और बड़ी अच्छी उनकी भी कहानी बड़ी मज़ेदार है। तो उनको इंशाल्लाह ताला लेकर आएंगे, काफ़ी लोग जानते जरूर। हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। ऑल वैसे राइट। जानती हूँ उनको, लेकिन मैं पर्सनली नहीं जानती अच्छा, उनको। ठीक है, ऑल राइट। जज़ाकल्लाह, ओके, थैंक यू साइमा, खुदा थैंक ओके, हाफिज, खुदा यू, हाफिज। हाफिज़। सो मच।